नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 5, किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है एक ऐसा देश, एक ऐसा साम्राज्य जिसके पास अपनी चुनी हुई सरकार हो और जिसके नेता भी चुने हुए हों। सो ऐसे ही राजाओं और ऐसे ही राज्यों के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इलेक्शन डे। शंकरन वोक अप टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स ऑल रेडी टू गो एंड वोट। शंकरन जगा और उसने देखा कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, वोट देने के लिए जाने को तैयार थे। दे वॉन्टेड टू बी द फर्स्ट टू रीच द पोलिंग बूथ। जहां वोट दिया जाता है, पोलिंग बूथ पे, वे सबसे पहले पहुंच जाना चाहते थे। वाई शंकरन वॉन्टेड टू नो वर दे सो एक्साइटेड। शंकरन ने यह जानना चाहा कि वो इतने उत्सुक क्यों हैं वोट देने के लिए। समवॉट इम्पेशेंटली हिज ग्रैंडफादर एक्सप्लेन्ड, वी कैन चूज आवर ओन रूलर्स टुडे। शंकरन के दादाजी ने जल्दी जल्दी बताया कि आज हम अपने शासक, अपने रूलर, अपने नेता खुद चुन सकते हैं। हाउ सम मेन बिकेम रूलर्स। कुछ लोग कैसे रूलर बन जाते हैं, कैसे शासक बन जाते हैं। चूजिंग लीडर्स और रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स और सो। अपने रूलर खुद चुनना वोटिंग के जरिए ये लगभग 50 सालों से हो रहा है। हाउ डिड मेन बिकम रूलर्स इन द पास्ट। लोग पहले कैसे रूलर बनते थे, पहले कैसे राजा बनते थे। सम ऑफ द राजाज वी रेड अबाउट इन चैप्टर 4 वर प्रोबेबली चूजन बाय द जना, द पीपल। चैप्टर 4 में हमने जिन राजाओं के बारे में पढ़ा वे लोगों के द्वारा चुने गए थे। बट अराउंड 3000 ईयर्स अगो वी फाइंड सम चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वेज इन विच राजाज वर चूजन। आज से लगभग 3000 साल पहले हम पाते हैं कि राजा जिस तरीके से चुने जाते थे उसमें कुछ बदलाव आया। Some men now become recognized as राजाज by performing very big sacrifices। कुछ लोग राजा की तरह रिकॉग्नाइज होने लगे बड़े यज्ञ करके, बड़े सैक्रिफाइसेस करके। द अश्वमेधा और हॉर्स सैक्रिफाइस वाज वन सच रिचुअल। अश्वमेघ यज्ञ के बारे में आपने सुना होगा, तो ये एक उसी तरह का यज्ञ था जिससे राजा और पावरफुल बनते थे। अ हॉर्स वाज लेट लूज टू वांडर फ्रीली एंड इट वाज गार्डेड बाय द राजाज मेन। एक घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता था घूमने के लिए और उस घोड़े की रक्षा की जाती थी राजा के आदमियों के द्वारा। इफ द हॉर्स वांडर्ड इनटू द किंगडम्स ऑफ अदर राजाज एंड दे स्टॉप्ड इट, दे हैड टू फाइट। अगर किसी दूसरे राजा के राज्य से वह घोड़ा जा रहा है और उस दूसरे राजा ने इस घोड़े को रोकने की कोशिश की, तो उस दूसरे राजा को घोड़े वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। If they allowed the horse to pass, it meant that they accepted that the Raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them। वो राजा जिसके राज्य से वह घोड़ा जा रहा है, अगर उस राजा ने उस घोड़े को जाने दिया, इसका ये मतलब था कि उस राजा ने यह मान लिया कि राजा जिसका यह घोड़ा है वह उनसे ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा मजबूत है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। These राजाज were then invited to the sacrifice which was performed by specially trained priests who were rewarded with gifts। तो वे राजा जो सहयोग देते थे, जो घोड़े को अपने राज्य से होकर पास करने देते थे, उन्हें बाद में इनवाइट किया जाता था यज्ञ के दिन पे। और ये यज्ञ, ये सैक्रिफाइस का मतलब तो वैसे बलिदान होता है, लेकिन आप यहाँ यज्ञ समझिए। और जिस दिन यज्ञ हो रहा होता था उस दिन उन दूसरे राजाओं को इनवाइट किया जाता था, बुलाया जाता था, और यह यज्ञ खास तरह के प्रीस्ट्स के द्वारा, पुजारियों के द्वारा, पुरोहितों के द्वारा कराया जाता था और बाद में उन्हें गिफ्ट दिए जाते थे, इनाम दिए जाते थे। The Raja who organized the sacrifice was recognized as being very powerful and all those who came brought gifts for him। जो राजा यज्ञ कर रहा होता था वो बड़ा शक्तिशाली माना जाता था और जो दूसरे राजा इसमें शामिल होने आते थे, इस यज्ञ में शामिल होने, वे उस पावरफुल राजा के लिए गिफ्ट लेकर आते थे। The Raja was a central figure in these rituals। तो इन परंपराओं में, अश्वमेघ जैसी परंपराओं में, जो पावरफुल राजा होता था वो सेंट्रल फिगर होता था, सब लोग उसी पे ध्यान देते थे। ही ऑफन हैड अ स्पेशल सीट, अ थ्रोन और अ टाइगर स्किन। तो अश्वमेघ यज्ञ कर रहे राजा के पास एक खास तरह की सीट होती थी, या फिर एक राजगद्दी होती थी, या फिर बाघ की चमड़ी होती थी, टाइगर स्किन होता था। His charioteer, who was his companion in the battlefield and witnessed his exploits, chanted tales of his glory। राजा का जो सारथी होता था, राजा का जो रथ चलाता है, युद्ध में वो राजा के साथ साथ था, तो राजा ने कैसे अपने दुश्मनों को एक्सप्लॉइट किया, परास्त किया, राजा कैसे जीते, वह उनकी कहानियां सुनाता था, लोगों को गाता था। His relatives, especially his wives and sons,
हैड टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ माइनर रिचुअल्स। राजा के जो रिलेटिव होते थे, खासकर उनकी पत्नियां और उनके बेटे, उन्हें खास तरह के छोटे छोटे अनुष्ठान करने पड़ते थे। द अदर राजाज वर सिंपली स्पेक्टेटर्स हु हैड टू सिट एंड वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द सैक्रिफाइस। जो दूसरे इनवाइटेड राजाज थे, उन्हें केवल बैठकर देखना होता था इस यज्ञ को। Priests performed the rituals including the sprinkling of sacred water on the king। जो पुरोहित थे वो यज्ञ की शुरुआत करते थे पवित्र जल छिड़ककर राजा के ऊपर। द ऑर्डिनरी पीपल, द विश और वैश्या ऑल्सो ब्रॉट गिफ्ट्स। जो सामान्य लोग थे वे भी राजा के लिए उपहार लेकर आते थे, गिफ्ट लेकर आते थे। However, some people such as those who were regarded as shudras by the priests were excluded from many rituals। ऐसे लोग जिन्हें पुरोहित शूद्र कहते थे, उन्हें इन अनुष्ठानों से दूर ही रखा जाता था, उन्हें इंक्लूड नहीं किया जाता था। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज हु वुड बी प्रेजेंट एट द सैक्रिफाइस, विच आर द कैटेगरीज दैट आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर ऑक्यूपेशन। तो वे कौन से लोग होंगे जो यज्ञ के समय, सैक्रिफाइस के समय वहां उपस्थित होंगे, और उन्हें हम किन कैटेगरीज में रख सकते हैं। तो जो कॉमन लोग थे जो वहां उपस्थित थे, वे इनवाइटेड राजाज थे, यज्ञ कर रहे राजा की पत्नी, बेटे और आम लोग शूद्रों को छोड़ के। वर्णाज, वर्ण क्या होते हैं अब ये जानेंगे। वी हैव मेनी बुक्स दैट वर कंपोज्ड इन नॉर्थ इंडिया, स्पेशली इन एरियाज ड्रेन्ड बाय द गंगा एंड द यमुना ड्यूरिंग दिस पीरियड। ऐसी बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं इस समय, खास करके वैसे इलाकों में जहाँ से गंगा और यमुना बहती है। दीज बुक्स आर ऑफन कॉल्ड लेटर वैदिक बिकॉज दे वर कंपोज्ड आफ्टर द ऋग्वेदा, अबाउट विच यू लर्नड इन चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 में हमने ऋग्वेदा के बारे में जाना है, और ऋग्वेदा के बाद ये बुक लिखी गई हैं, इसलिए इन्हें भी वैदिक कहा जाता है। These include the सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा एज वेल एज अदर बुक्स। तो ये बुक्स जो गंगा और यमुना के किनारे लिखी गई इस समय पे, उन्हें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद कहा जाता है, और उसके साथ साथ और भी बुक्स लिखी गई। These were composed by priests and described how rituals were to be performed। ये किताबें पुरोहितों के द्वारा लिखी गई हैं और यज्ञ अनुष्ठानों को, रिचुअल्स को कैसे पूरा कराना है, कैसे परफॉर्म करना है, ये चीज़ें लिखी गई हैं इन किताबों में। दे ऑल्सो कंटेन्ड रूल्स अबाउट सोसाइटी, समाज के क्या नियम होने चाहिए, ये चीज़ें भी मिलती हैं हमें इन वेदों में। There were several different groups in society at this time: priests and warriors, farmers, herders, traders, craft persons, laborers, fishing folk and forest people। तो इन लोगों के ग्रुप थे उस समय समाज में। वे कौन कौन थे? पुरोहित और जो लड़ाकू लोग थे वे, किसान, चरवाहे, व्यापारी, शिल्पकार जो मूर्तियां बनाते हैं, मजदूर, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले लोग। तो इन लोगों का समुदाय उस समय था। सम प्रीस्ट्स एंड वॉरियर वर रिच एज वर सम फार्मर्स एंड ट्रेडर्स। कुछ पुरोहित और कुछ वॉरियर लड़ने वाले लोग अमीर थे, और कुछ किसान और कुछ व्यापारी भी अमीर थे। अदर्स इंक्लूडिंग मेनी हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन्स, लेबरर्स, फिशिंग फोक एंड हंटर्स एंड गैदरर्स वर पुअर। और ये सारे लोग गरीब थे। मजदूर, मछली पकड़ने वाले, शिकार करने वाले, चरवाहे, ये सारे गरीब थे। द प्रीस्ट्स डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप्स कॉल्ड वर्ना। पुरोहितों ने लोगों को 4 ग्रुप में डिवाइड किया, जिन्हें हम वर्ण कहते हैं, 4 भागों में बांटा। अकॉर्डिंग टू देम ईच वर्ना हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन। पुरोहितों के हिसाब से हर वर्ण का एक खास काम होगा। द फर्स्ट वर्ना वाज दैट ऑफ द ब्राह्मण्स। सबसे पहला वर्ण ब्राह्मण्स का है। ब्राह्मण्स वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच द वेदास, परफॉर्म सैक्रिफाइस एंड रिसीव गिफ्ट्स। ब्राह्मण्स का काम था कि वे वेद पढ़ें और पढ़ाएं, यज्ञ कराएं और उपहार लें। इन द सेकेंड प्लेस वर द रूलर्स, ऑल्सो नोन एज क्षत्रियाज। दूसरे स्थान पे क्षत्रिय थे जो राजा थे। दे वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल। उनका काम था युद्ध लड़ना, लड़ाई करना और लोगों की रक्षा करना। थर्ड वेयर विश और द वैश्याज। तीसरा जो वर्ण था वो वैश्य था। दे वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स। उनका काम था खेती करना, जानवरों को चराना, पालना और व्यापार करना। बोथ द क्षत्रियाज एंड द वैश्याज कुड परफॉर्म सैक्रिफाइस। क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के लोग यज्ञ कर सकते थे, सैक्रिफाइस दे सकते थे। लास्ट वर द शूद्राज हु हैड टू सर्व द अदर 3 ग्रुप्स एंड कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल्स।
सबसे अंतिम वर्ण जो था वो शूद्रों का था और शूद्रों का काम था ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना और वे किसी तरह का अनुष्ठान, किसी तरह का यज्ञ नहीं कर सकते थे। ऑफन विमेन वर ऑल्सो ग्रुप्ड विथ शूद्रास। अक्सर औरतों को भी शूद्रों के साथ ग्रुप करके रखा जाता है। बोथ विमेन एंड शूद्रास वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। शूद्रों को और औरतों को वेद पढ़ने की इजाजत नहीं थी। द प्रीस्ट ऑल्सो सेड दैट दीज ग्रुप्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। पुरोहितों ने ये कहा कि वर्ण जन्म के हिसाब से निर्धारित होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वंस फादर एंड मदर वर ब्राह्मण्स, वन कुड ऑटोमेटिकली बिकम अ ब्राह्मण एंड सो ऑन। जैसे कि अगर किसी बच्चे के माता पिता ब्राह्मण हैं तो वो बच्चा अपने आप ब्राह्मण हो गया। लेटर दे क्लासिफाइड सम पीपल एज अनटचेबल। बाद में जाके पुरोहितों ने कुछ लोगों को अनटचेबल बताया, अछूत बताया, जिन्हें छुआ नहीं जाए। These include some craftspersons, hunters and gatherers, as well as people who helped perform burials and cremations. इन अनटचेबल लोगों में से कुछ क्राफ्ट पर्सन्स थे, शिल्पकार थे जो मूर्तियाँ और दूसरी चीज़ें हाथ से बनाते हैं। हंटर गैदरर्स थे जो शिकारी थे और अपना खाना इकट्ठा करने वाले लोग थे। और वैसे लोग थे जो दाह संस्कार करते हैं, डेड बॉडी को डंप एंड डिस्पोज करने में हेल्प करते हैं। वैसे लोगों को अनटचेबल कहा गया। द प्रीस्ट सेड दैट कॉन्टेक्ट विथ दीज ग्रुप्स वाज पॉल्यूटिंग। पुरोहितों ने कहा कि ऐसे लोगों के साथ संपर्क रखने से आप अपवित्र हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे। Many people did not accept the system of varna laid down by the Brahmins. बहुत सारे लोगों ने इस वर्ण के सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं माना। Some kings thought they were superior to the priests. कुछ राजाओं ने ये माना कि वे पुरोहितों से बड़े हैं। Others felt that birth could not be a basis for deciding which varna people belong to. दूसरों ने ये सोचा कि जन्म इस बात का आधार नहीं हो सकता कि वे किस वर्ण के हैं। जन्म से उनका वर्ण डिसाइड नहीं होगा। Besides, some people felt that there should be no differences among people based on occupation. दूसरे कुछ लोगों ने ये महसूस किया कि पेशे के आधार पे, ऑक्यूपेशन के आधार पे भेदभाव नहीं करना चाहिए। Others felt that everybody should be able to perform rituals. और दूसरे लोगों ने यह महसूस किया कि हर किसी को यज्ञ अनुष्ठान करने की अनुमति देनी चाहिए, रिचुअल्स को परफॉर्म करने देना चाहिए। एंड अदर्स कंडेम्ड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। कुछ लोगों ने ये छुआछूत वाली चीज को बुरा बताया, कंडेम किया। Also, there were many areas in the subcontinent, such as northeast, where social and economic differences were not very sharp and where the influence of the priests was limited. ऐसे भी बहुत सारे एरिया हैं हमारे देश में, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ पे सामाजिक और आर्थिक जो डिफरेंस है वो बहुत कम था लोगों में, और वहाँ पे पुरोहितों का इन्फ्लुएंस बहुत कम था। इसलिए इस तरह की अनटचेबिलिटी और ब्राह्मण्स और ये वर्णों का वहाँ कम प्रचार हुआ। वाई डिड पीपल अपोज द सिस्टम ऑफ वर्नास? लोगों ने वर्ण वाले सिस्टम को क्यों अपोज किया? जनपदास। अब जनपद क्या होते हैं ये जानेंगे। जनपद दो शब्दों से बना है, जन और पद। जन का मतलब है आदमी, पद का मतलब है पैर। तो जनपद वैसे इलाके को कहते हैं जहाँ पे आदमी के पैर पड़े हों। द राजाज हु परफॉर्म्ड दीज बिग सेक्रीफाइसेस वर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग राजाज ऑफ जनपदास रेदर दैन जनाज। वे राजा जिन्होंने बड़े यज्ञ किए वे लोगों के राजा न कहला के जनपद के राजा कहलाने लगे। द वर्ड जनपदा लिटरली मीन्स द लैंड वेयर जना सेट इट्स फूट एंड सेटल डाउन। जनपद उस इलाके को कहते हैं, उस लैंड को कहते हैं जहां लोगों ने अपने पैर रखे और वहां सेटल हो गए, वहीं बस गए, उसे जनपद कहा जाता है। सम इम्पॉर्टेंट जनपदास आर सोन ऑन मैप 4 पेज 49। पेज 49 पे जनपदास दिखाए गए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव एक्सकेवेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन दी जनपदास सच एज पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ, अतरंजी खेरा नियर एटा। तो ये जनपद के नाम हैं और आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे खुदाई करके इनके बारे में पता लगाया है। द लास्ट टू आर इन उत्तर प्रदेश। ये लास्ट वाले जो दो हैं, हस्तिनापुर और अतरंजी खेरा, ये उत्तर प्रदेश में हैं। दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट्स एंड केप्ट कैटल एज वेल एज अदर एनिमल्स। आर्कियोलॉजिस्ट्स को ये पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और जानवर पालते थे। They also grew a variety of crops, rice, wheat, barley, pulses, sugarcane, sesame and mustard. वे फसल भी उगाते थे,
जिसमें गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें होती थी। इज देयर अ क्रॉप इन दिस लिस्ट दैट वाज नॉट मेंशन्ड इन चैप्टर 3? क्या यहाँ कोई ऐसा भी फसल है जो चैप्टर 3 में मेंशन्ड नहीं था? दे मेड अर्थन पॉट्स, वे लोग मिट्टी के घड़े बनाते थे। सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, अदर्स वर रेड। कुछ घड़े ग्रे कलर के होते थे, कुछ रेड कलर के होते थे। वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड एट दीज साइट्स इज नोन एज पेंटेड ग्रेवेयर। कुछ ऐसे भी घड़े मिले हैं जो ग्रे कलर के थे और उनके ऊपर पेंटिंग्स थी। एज इज ऑब्वियस फ्रॉम द नेम, दीज ग्रे पॉट्स हैड पेंटिंग डिजाइंस, यूजुअली सिंपल लाइंस एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। जैसा कि पेंटेड ग्रेवेयर नाम से ही क्लियर है, उन घरों के ऊपर पेंटिंग्स थी और वे पेंटिंग्स लाइन के फॉर्म में थी या ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बनाए हुए थे। ऐसा एक घड़ा जो हमने चैप्टर 1 में देखा है। महाजनपदास। अब महाजनपद क्या होते हैं? अबाउट 2500 years ago, some जनपदास became more important than others and were known as महाजनपदास। कुछ जनपद ऐसे थे जो दूसरे जनपदों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए, इम्पोर्टेंट हो गए, उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। Some of these are shown on map 4। महाजनपद को भी यहाँ दिखाया गया है। Most महाजनपदास हैज़ अ कैपिटल सिटी, many of these were fortified। ज़्यादातर जो महाजनपद थे उनके पास अपनी एक राजधानी थी और उन राजधानियों की किलाबंदी हो रखी थी। बड़े बड़े दीवाल खड़े किए हुए थे, ईंट और लकड़ियों के दीवाल। दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, ब्रिक और स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम। महाजनपद के चारों तरफ बड़े बड़े दीवाल जो कि पत्थरों से, ईंट से और लकड़ियों से बने थे वो खड़े किए जाते थे। फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शन। ये दीवाल इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि लोग डरे हुए थे कि दूसरे राजा कहीं आक्रमण न कर दें और वे बच के रहना चाहते थे, इसलिए दीवाल बनाते थे। It is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by building really large, tall and impressive walls around their cities। कुछ राजा ये भी दिखाना चाहते थे कि वे कितने अमीर और कितने शक्तिशाली हैं, इसलिए वे बड़े और खूबसूरत दीवार बनवाते थे अपने शहर के चारों तरफ। Also, in this way, the land and people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king। दीवार बनाने से उस इलाके में जो लोग रह रहे हैं और जो भी ज़मीन है उसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता था किंग के द्वारा, राजा के द्वारा। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। इस तरह के दीवार बनाने के लिए काफ़ी प्लानिंग होती थी, काफ़ी सलाह मशविरा होता था। Thousands, if not lakhs of bricks or stones had to be prepared। लाखों ईंटें बनानी पड़ती थी ऐसे दीवार बनाने के लिए। This in turn meant enormous labor provided possibly by thousands of men, women and children। इन ईंटों को बनाने के लिए काफी मजदूर लगते थे जिसमें बहुत सारे पुरुष, स्त्री और बच्चे काम करते थे। And resources had to be found for all of this। और इन चीज़ों को बनाने के लिए, लेबर रखने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, पैसे चाहिए या फिर और भी चीज़ें जो लेबर्स को दी जा सकें ताकि वो काम करें, तो वो रिसोर्सेज भी इकट्ठा करनी होती थी। और यहाँ जो इमेज है वो कौशाम्बी की है, द फोर्टिफिकेशन वॉल एट कौशाम्बी। दिस इज अ पिक्चर ऑफ रिमेन्स ऑफ वॉल मेड ऑफ ब्रिक फाउंड नियर प्रेजेंट डे इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। अ पार्ट ऑफ इट वाज प्रोबेबली बिल्ट अबाउट 2500 years ago। इसका एक हिस्सा लगभग 2500 साल पहले बनाया गया था, कौशाम्बी का किला। द न्यू राजाज नाउ बिगैन मेंटेनिंग आर्मीज। अब जो बड़े राजा थे वे अपनी सेना रखने लगे थे। सोल्जर्स वेर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन्ड बाय किंग थ्रू आउट द ईयर। जो सिपाही थे उन्हें वेतन दिया जाता था, सैलरी दी जाती थी और राजा के द्वारा उन्हें मेंटेन करके रखा जाता था। Some payments were probably made using punched mark coins। See the illustration on page 84। You will read more about these coins in chapter 8। सैलरी कॉइन्स के फॉर्म में दी जाती थी, सिक्कों के रूप में दी जाती थी और इन सिक्कों की एक फोटो पेज 84 पे है। ये है पेज 84 और ये है वो पंच्ड कॉइन्स। तो इस तरह के सिक्के होते थे और सिपाहियों को सैलरी ऐसे ही सिक्कों में दी जाती थी। You will read more about these coins in chapter 8। चैप्टर 8 में हम इन कॉइन्स के बारे में और भी पढ़ेंगे। लिस्ट 2 ways in which the rajas of the महाजनपदास were different from those mentioned in the ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में जिन राजाओं का मेंशन किया गया है और ये जो महाजनपद के राजा थे ये उन राजाओं से किस तरह डिफरेंट थे। तो ऋग्वेद में जिन राजाओं के बारे में लिखा गया है उन राजाओं को चुनकर लाया जाता था
वे राजा इस तरह के किले नहीं बनवाते थे, उनकी कोई व्यवस्थित सेना नहीं होती थी। तो ये सारे डिफरेंसेस आप बता सकते हैं। टैक्सेस, अब राजा को रिसोर्सेस चाहिए थी अपने सेना को पे करने के लिए, तो वे टैक्स लेना भी शुरू करते हैं। आइए देखें। As the rulers of the Mahajanpadas were building huge forts, maintaining big armies, they needed more resources. महाजनपद के राजा बड़े बड़े किला बना रहे थे और बड़ी बड़ी सेना रख रहे थे, तो उन्हें रिसोर्सेस चाहिए थे, पैसे चाहिए थे, ताकि वो इन किला बनाने वाले मजदूरों को और इन सिपाहियों को दे सकें। एंड दे नीडेड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट दीज। उन्होंने फिर लोग रखे जो टैक्स कलेक्ट करेंगे, इन रिसोर्सेस को कलेक्ट करेंगे। सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेजनल gifts brought by people, as in the case of Raja of the Janpada, they started collecting regular taxes. जनपद के जो राजा थे वो केवल गिफ्ट पे डिपेंड करते थे, लोग जो गिफ्ट लाके राजा को देते थे राजा वो गिफ्ट ले लेते थे। लेकिन जो महाजनपद के राजा थे अब उन्होंने लोगों से टैक्स लेना शुरू किया। और वे टैक्सेस कैसे कैसे होते थे उनके बारे में है कि टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दिस वॉज बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर्स। फसल पे जो टैक्स था वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि ज़्यादातर लोग किसान थे। Usually the tax was fixed at 1/6 of what was produced. This was known as bhaga or a share. ये टैक्स 1/6 हुआ करता था। लेट्स से अगर किसी किसान ने 6 kg अनाज उपजाया है तो उसे 1 kg राजा के लिए रखना पड़ता था, उसे 1 kg राजा को देना पड़ता था। There were taxes on craft persons as well. जो शिल्पकार थे उनके ऊपर भी टैक्स लगाया गया। ये लुहार और सुनार कुछ भी हो सकते हैं। These could have been in the form of labor. ये श्रम के रूप में होता था, मजदूरी के रूप में होता था। फॉर एग्जाम्पल, अ वीवर और अ स्मिथ मे हैव हैड टू वर्क फॉर अ डे एवरी मंथ फॉर द किंग। एक बुनकर को या फिर एक लुहार को एक दिन महीने में राजा के लिए काम करना होता था। Herders were also expected to pay taxes in form of animals and animal produce. जो चरवाहे थे उनको भी टैक्स देना था जानवरों के रूप में, या फिर जानवर जो चीज देते हैं जैसे कि दूध या बछड़े, तो ये चीजें राजा को देनी होती थी टैक्स के रूप में। There were also taxes on goods that were bought and sold through trade. जो चीजें बेची और खरीदी जाती थी उन पर भी टैक्स लगाया जाता था। And hunters and gatherers also had to provide forest produce to the rajas. जो हंटर गैदरर्स थे, जो शिकार करते थे और अपना खाना इकट्ठा करते थे, उन्हें भी राजा को टैक्स देना पड़ता था फॉरेस्ट प्रोड्यूस के फॉर्म में। जंगल में जो चीज़ें पाई जाती हैं वो चीज़ें वो लाके राजा को देते थे, जैसे फल, लकड़ी, जानवर एक्सेट्रा। What do you think would have been provided by hunters and gatherers? हंटर्स और गैदरर्स के द्वारा राजा को क्या दिया जाता होगा? Changes in agriculture. खेती करने के तरीकों में क्या बदलाव आए? There were two major changes in agriculture around this time. इस समय दो महत्वपूर्ण बदलाव आए। One was the growing use of iron plowshare. जो हल होते हैं और हल का जो हिस्सा जमीन में गड़ा होता है उसे हल का फाल कहते हैं, प्लाउशेयर कहते हैं। वो लोहे का बनाया जाने लगा, पहले वो लकड़ी का होता था। It meant that heavy clay soil could be turned over better than with a wooden plowshare. अब हल को अगर आयरन से बनाया जाएगा तो इसका मतलब है कि जो कठोर मिट्टी है या जहाँ की मिट्टी सूख गई है उसे भी आसानी से टर्न किया जा सकता है उस प्लॉ की मदद से, उस हल की मदद से, सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस्ड। ज़्यादा जमीन को जोता जाएगा तो ज़्यादा अनाज उपजेंगे। सेकंड, पीपल बिगैन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। और दूसरा ये है कि लोग धान की खेती में ट्रांसप्लांटिंग करने लगे। ये क्या होता है कि पहले एक जगह छोटे से इलाके में बहुत सारा बीज डाल के छोटे छोटे पौधे बनाए जाते हैं और उसके बाद उन पौधों को ले जाके एक बड़े खेत में लगाया जाता है। This meant that instead of scattering seed on the ground from which plants would sprout, saplings were grown and then planted in the fields. ट्रांसप्लांटिंग से ये मतलब है कि बड़े खेतों में बीज छिड़कने के बजाय पहले छोटे छोटे पौधे उगाए जाते थे और उसके बाद उन छोटे पौधों को बड़े खेतों में लगाया जाता था। दिस लेड टू इंक्रीज्ड प्रोडक्शन एज मेनी मोर प्लांट्स सर्वाइव्ड। ऐसा करने से प्रोडक्शन बढ़ गई क्योंकि बहुत ज्यादा पौधे अब सर्वाइव कर जाते थे, बच जाते थे। However, it was back breaking work. बैक ब्रेकिंग मतलब कमर तोड़, जिसमें कमर टूट जाती हो, बहुत मेहनत लगता हो। जनरली स्लेव मेन एंड विमेन, दासाज एंड दासीज एंड लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, कामगार्स हैड टू डू दिस वर्क। जो दास दासी युद्ध में पकड़े जाते थे, जो स्लेव थे, गुलाम थे, उन्हें और वैसे किसान जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी उन्हें इन कामों में लगाया जाता था। कैन यू थिंक वाई किंग्स वुड इनकरेज दिस चेंज? आप सोच सकते हैं कि राजा ऐसे बदलाव को क्यों प्रमोट करेंगे,
क्यों बढ़ावा देंगे, क्यों इनकरेज करेंगे। तो अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो राजा का जो भाग है, राजा को जो टैक्स देना है वो भी तो ज़्यादा होगा। सो राजा ऐसे चेंजेस को सपोर्ट करते थे, इनकरेज करते थे। अ क्लोजर लुक मगधा। फाइंड मगधा ऑन मैप 4 पेज 49। वो ऊपर वाले मैप में हमें मगध ढूंढना है, तो मगध आप यहाँ देख सकते हैं, इस इलाके में ये मगध है, कैपिटल लेटर में लिखा गया। मगधा बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपदास इन अबाउट 200 ईयर्स। 200 साल में मगध सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया। मेनी रिवर्स सच एज द गंगा एंड सोन फ्लोड थ्रू मगधा। मगध से होके दो महत्वपूर्ण नदियां बहती थी, एक गंगा है, दूसरी सोन है। दिस वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाईज, मेकिंग द लैंड फर्टाइल। ये नदी का बहना इन कारण से महत्वपूर्ण था। पहला कि नदी से होके ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, नाव पे चीज़ें लाद के एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती हैं। पानी का सप्लाई आसानी से किया जा सकता है अगर नदी बह रही है एक इलाके से तो। और सिंचाई के काम में भी उसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ज़मीन को उपजाऊ बनाया जा सकता है। पार्ट्स ऑफ मगधा वेर फॉरेस्टेड। मगध के कुछ इलाके में जंगल भी था। एलिफेंट्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड एंड ट्रेन्ड फॉर द आर्मी। उन जंगलों में जो हाथी रहते थे उन्हें पकड़ के उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी और उन्हें सेना में शामिल किया जाता था। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, कार्ट्स एंड चैरियट्स। जंगल चुकी थे तो जंगल से लकड़ियाँ मिलती थी और उन लकड़ियों से घर बनाए जाते थे, गाड़ियाँ बनाई जाती थी और रथ बनाए जाते थे। बिसाइड्स देयर वर आयरन ओर माइंस इन द रीजन दैट कुड बी टैप्ड टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वीपन्स। इसके अलावे यहाँ पे आयरन ओर की खदानें भी मिलती हैं, माइंस भी मिलती हैं, और इनकी खुदाई करके यहाँ से आयरन निकाल के, लोहा निकाल के मजबूत हथियार और औजार भी बनाए जा सकते थे। इसलिए मगध इतना इंपॉर्टेंट हो गया। मगधा हैड 2 वेरी पावरफुल रूलर्स। मगध के 2 बड़े शक्तिशाली शासक हुए हैं, 2 बड़े पावरफुल लीडर हुए हैं, पावरफुल रूलर हुए हैं। एक का नाम था बिंबिसार और दूसरा अजातशत्रु। हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कंकर अदर जनपदास। उन्होंने सारे साधन लगा दिए दूसरे जनपदों को जीतने में। महापद्मनंदा वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर। वहाँ के एक और रूलर थे जिनका नाम महापद्मनंदा था। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उन्होंने अपना राज्य नॉर्थ वेस्ट तक फैला लिया था। राजगृह प्रेजेंट डे राजगीर इन बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगधा फॉर सेवरल ईयर्स। मगध की जो राजधानी थी वो राजगीर थी बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक। लेटर द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्रा प्रेजेंट डे पटना। और उसके बाद मगध की राजधानी राजगृह से हटके, राजगीर से हटके पाटलिपुत्र हो गई, पटना हो गई। More than 2300 years ago, a ruler named Alexander, who lived in Macedonia in Europe, wanted to become a world conqueror. लगभग 2300 साल पहले अलेक्जेंडर हुआ, सिकंदर, जिसने पूरी दुनिया को जीतना चाहा। वो मैसेडोनिया, यूरोप से आता था। Of course, he didn't conquer the world, but did conquer parts of Egypt and West Asia and came to Indian subcontinent, reaching up to the banks of ब्यास। अलेक्जेंडर पूरे दुनिया को तो नहीं जीत सका, लेकिन उसने इजिप्ट और वेस्ट एशिया को जीत लिया था। उसके बाद वो इंडिया आया, ब्यास नदी के किनारे। Then he wanted to march further eastwards. His soldiers refused. ब्यास नदी से वो पूरब की तरफ बढ़ना चाहता था, ईस्टवर्ड बढ़ना चाहता था, लेकिन उसके सिपाहियों ने मना कर दिया। उसके सिपाही आगे नहीं बढ़े। They were scared as they had heard that the rulers of India had vast armies of foot soldiers, chariots and elephants. सिकंदर की सेना पीछे हट गई, आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि वह डरी हुई थी, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि भारत के जो शासक हैं उनकी सेना में बहुत सारे सैनिक हैं जो पैदल रहते हैं, बहुत सारी रथ है और बहुत सारे हाथी हैं। इन व्हाट वेज वर दीज आर्मी डिफरेंट फ्रॉम दोज डिस्क्राइब्ड इन द ऋग्वेदा। ऋग्वेद में जिस तरह की आर्मी के बारे में, जिस तरह की सेना के बारे में डिस्क्रिप्शन है, उस सेना से ये जो सेना है वो किस तरह डिफरेंट है। तो चैप्टर 4 में हमने देखा है कि ऋग्वेद में ऑर्गेनाइज आर्मी नहीं होती थी, जो नॉर्मल लोग थे वही लड़ाइयाँ लड़ते थे। यहाँ पे प्रॉपर सोल्जर हैं जिन्हें सैलरी दी जाती है कॉइन्स के फॉर्म में, और यहाँ हाथी भी हैं, रथ भी है, तो ये सेना थोड़ी एडवांस है। अ क्लोजर लुक वज्जी। While Magadha became a powerful kingdom, Vajji, with its capital at Vaishali, Bihar, was under a different form of government known as Gana और संघा। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, लेकिन वहीं वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली में थी, जो बिहार में है,
वहाँ एक अलग तरह का शासन था, वहाँ एक अलग तरह का गवर्नमेंट था जिसे गण या संघ कहते हैं। इन अ गना और संघा देयर वर नॉट वन बट मेनी रूलर्स। एक गण या संघ में एक नहीं बहुत सारे शासक होते थे, बहुत सारे रूलर होते थे। समटाइम इवन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ मेन रूल्ड टुगेदर। कभी कभी एक साथ हजारों लोगों ने राज किया। ईच वन वॉज नोन एज अ राजा। हर किसी को राजा कहा जाता था। दीज राजाज परफॉर्म्ड रिचुअल्स टुगेदर। जितने भी अनुष्ठान होते थे, रिचुअल्स होते थे, ये सभी राजा मिलके परफॉर्म करते थे। दे ऑल्सो मेट इन असेंबलीज एंड डिसाइडेड व्हाट हैड टू बी डन एंड हाउ थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट। ये जितने भी गण थे या संघ के लोग थे वे सभी एक साथ मिलते थे असेंबलीज में और वहाँ पे चर्चा करके डिबेट करके वे डिसाइड करते थे कि आगे क्या करना है और कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ दे वर अटैक्ड बाई एन एनिमी दे मेट टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू मीट द थ्रेट। अगर किसी ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया है, हमला कर दिया है, तो वे एक जगह इकट्ठा होते थे और डिस्कस करते थे कि कैसे निपटना है इनसे। हाउएवर विमेन, दासाज एंड कामकाराज कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दीज असेंबलीज। लेकिन इस तरह की असेंबलीज में जिसमें डिस्कशन होता था कि आगे क्या करना है, उसमें औरतें और जो दास होते थे और काम करने वाले मजदूर वे हिस्सा नहीं लेते थे, पार्टिसिपेट नहीं करते थे। बोथ द बुद्धा एंड महावीरा अबाउट हुम यू विल रीड इन चैप्टर 6 बिलोंग टू गणाज और संघा। बुद्ध और महावीर के बारे में हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, तो ये भी गण और संघ से संबंध रखते थे। सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ लाइफ इन द संघाज कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक्स। बुद्धिस्ट किताबों में हमें गण और संघ का जीवन कैसा था ये देखने को मिलता है। गण का मतलब होता है एक ग्रुप जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हों और संघ का मतलब होता है एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन। नीचे यहाँ पे वज्जी और अजात शत्रु ने कैसे वज्जी को अटैक करने की कोशिश की थी उसके बारे में एक छोटी सी कहानी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राइड टू कॉन्कर द संघाज। जो शक्तिशाली राज्य थे वहाँ के जो राजा थे उन्होंने इन संघों को, जैसा वज्जी वैशाली में था, उसे जीतने की कोशिश की। नेवरदलेस दीज लास्टेड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। उसके बावजूद भी ऐसे संघ बहुत समय तक चले। टिल अबाउट 1500 ईयर्स अगो व्हेन द लास्ट ऑफ द गनाज और संघाज वर कंकर्ड बाय गुप्ता रूलर्स अबाउट हुम यू विल रीड इन चैप्टर 10। लगभग 1500 साल पहले जाके गुप्ता रूलर्स ने इन गण और संघ को फाइनली जीत लिया, कॉन्कर कर लिया, जिसके बारे में हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ खत्म होता है आपका ये चैप्टर। नीचे है क्वेश्चन आंसर, आप इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ आया हो तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।